अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube के चैनल के ऊपर। आज जिस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह ताला बात करेंगे वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट को यूं समझें कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर एग्जीक्यूट हम कर रहे हो तो उसमें रिस्क जो मैनेजमेंट है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ये इसलिए क्यों ज़रूरी है रिस्क मैनेजमेंट करना? वो इसलिए ज़रूरी है कि जब फ्यूचर होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो हमेशा अनसर्टेन होता है और फ्यूचर की यही अनसर्टेनिटी हमें मजबूर करती है कि हम प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में बिल्कुल उसके प्लानिंग फेज के अंदर हम रिस्क मैनेजमेंट करें, ताकि हम जो मेजॉरिटी रिस्क हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें और उन रिस्क का जो कंट्रोल है, उनको रिस्क को किस तरह कंट्रोल करना है वो शुरू में ही आइडेंटिफाई कर सकें। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ सेफ्टी या एचएससी से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज जो मैं रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करने वाला हूँ उसमें ना सिर्फ आप इस कॉन्सेप्ट को सेफ्टी के अंदर एचएससी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट हो, इवन आप कोई इवेंट प्लानर ही क्यों ना और कोई शादी ही प्लान क्यों ना कर रहे हो, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर हम बात करें और इस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करें तो आप कोई भी इवेंट की किसी भी इवेंट की भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत आसानी से कर सकते हैं और जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उसका मेजॉरिटी अनसर्टेनिटीज का हम अंदाजा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ ऐसा जबरदस्त फ्रेमवर्क इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो बहुत ही इंशाल्लाह ताला आसान बना देगा। तो पर्पस याद रखना बहुत जरूरी है कि हम क्यों रिस्क मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है कि फ्यूचर की अनसर्टेनिटी, और यही वो वजह है जो हमें मजबूर करती है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। रिस्क मैनेजमेंट पे आगे बात करने से पहले जरूरी है कि हम दो चीजों का फर्क जरा समझ लें, और वो दो चीजें हैं हैजर्ड और रिस्क। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं। इनमें फर्क क्या है? हैजर्ड कहते हैं किसी भी चीज से होने वाले हार्म को, किसी भी चीज से होने वाले खतरे को। हर चीज में एक पोटेंशियल मौजूद होता है आपको खतरा पहुंचा आपको नुकसान पहुंचाने का। फॉर एग्जांपल एक गिलास शीशे का जिसमें आप पानी पीते हैं, तो अगर वो गिलास टूट के गिर जाए तो उसके जो किरचियां हैं, उसका जो शीशा है वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो गिलास इटसेल्फ एक हैजर्ड हुआ क्योंकि इसमें पोटेंशियल है हार्म करने का। सिमिलरली अगर मैं कोई स्टील का ही गिलास क्यों ना यूज कर लूं या प्लास्टिक का यूज ना कर लूं, तो उसमें भी एक रिस्क मौजूद रहता है। वो भी एक हैजर्ड ही है। वो हैजर्ड इसलिए है क्योंकि उसके अंदर भी पोटेंशियल है कि वो आपको हार्म पहुंचा सकता है, चाहे वो छोटी ही मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का क्यों ना हो। यानी अगर वो गिलास आपके पैर पर गिर जाए तो यकीनन उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा, लेकिन चूंकि इम्पैक्ट है और एक लाइक्लीहुड मौजूद है कि वो गिर के नुकसान पहुंचाए, चाहे मामूली क्यों ना हो, तो इसलिए हम कहेंगे कि यार इसमें एक छुपा हुआ हार्म मौजूद है, इसीलिए इसको हम कहेंगे कि यार ये एक हैजर्ड है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि समझें कि हम हैजर्ड क्या है। हैजर्ड इज एनीथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू हार्म, दैट हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म इज नोन एज हैजर्ड। जबकि रिस्क क्या है? रिस्क क्या है? रिस्क किसी भी हैजर्ड का होता है। तो जो गिलास की मैंने बात की तो वो एक हैजर्ड है, और ये गिलास आपको नुकसान पहुंचाएगा, इसका कितना लाइक्लीहुड है, ये उस हैजर्ड का रिस्क होगा। तो यहाँ पर हम सिवियरिटी की बात नहीं कर रहे। रिस्क क्या है? सिर्फ लाइक्लीहुड से रिलेटेड है। अगर हम ISO 45001 का स्टैंडर्ड पढ़ें जो कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, तो उसमें रिस्क की जो डेफिनेशन है वो है लाइक्लीहुड। यानी वो डिपेंड करती है लाइक्लीहुड के ऊपर। जबकि रिस्क असेसमेंट क्या होती है वो हम आगे जाके इंशाल्लाह ताला देखेंगे। तो हैजर्ड और रिस्क का दो देखिए दरमियान जो फर्क है वो हमें बहुत वाजे होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस। अब हम रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस के ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। सबसे पहला जो रिस्क मैनेजमेंट का स्टेप है वो है कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना। अब कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव से क्या मुराद है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कॉन्टेक्स्ट से मुराद है कि आप किस सिनेरियो के अंदर रिस्क को मैनेज करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी कंपनी का सीईओ हूँ, तो एमडी हूँ किसी कंपनी का, तो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो कंपनी वाइड होगा। लेकिन अगर मैं उसी कंपनी के अंदर कोई सेफ्टी का कोऑर्डिनेटर हूँ और किसी पर्टिकुलर एरिया को लुक आफ्टर कर रहा हूँ सेफ्टी के मामलात में, तो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी यूटिलिटी कंपनी में अंदर काम कर रहा हूँ जो कि बिजली प्रोवाइड कर रही है, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। और अगर मैं किसी ऐसी जगह पर काम कर रहा हूँ जो कि इवेंट प्लानिंग्स करती है, तो मेरा कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होगा। तो बहुत जरूरी है कि रिस्क मैनेजमेंट करने से पहले हम अपना कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर लें और इस कॉन्टेक्स्ट को हम हमेशा अपने सामने रखें, ताकि उससे रिलेटेड हमें आगे फायदा हो सके, जो कि हम आगे चल के देखेंगे।
और साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऑब्जेक्टिव्स किस तरह सेट होंगे इसको भी इंशाल्लाह ताला हम आगे जाके देखेंगे। सेकंड जो स्टेप है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। थर्ड जो टॉपिक है वो है रिस्क को असेस करना। फोर्थ इसका जो पॉइंट है वो है रिस्क को रिस्पॉन्ड करना, यानी रिस्क रिस्पॉन्स। और अगला हमारे पास और जो आखिरी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का जो स्टेप है वो है कम्युनिकेट करना, जो भी रिजल्ट्स और फाइंडिंग हमारे पास आई हैं। तो ये 5 वो स्टेप्स हैं जिनके ऊपर हम काम करके अपना रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टार्ट से एंड तक कर सकते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव के ऊपर। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, यानी एमडी का कॉन्टेक्स्ट अलग होगा, कंपनी के हिसाब से भी ये वेरी करेगा कॉन्टेक्स्ट। तो हमें कॉन्टेक्स्ट अगर हमने सेट कर लिया तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला वो ये है कि जो रिस्क मैनेजमेंट होती है वो हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की प्लानिंग स्टेज में होती है। जो भी हम प्रोजेक्ट को किसी भी प्रोजेक्ट को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इनिशियली उसकी प्लानिंग होती है एग्जीक्यूशन से पहले। तो जो रिस्क मैनेजमेंट है वो हमेशा प्लानिंग का पार्ट होता है, एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं होता। प्लानिंग में आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले। अगली बात जो समझने की है वो ये है कि रिस्क मैनेजमेंट का जो पूरा प्रोसेस है वो किसी स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई हो सकता है और वो एक लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे भी अप्लाई हो सकता है। तो इसमें हमें घबराने की जरूरत नहीं है कि किस पे हम अप्लाई करेंगे और किस पे नहीं करेंगे। आप किसी भी स्केल के प्रोजेक्ट के ऊपर रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस इजीली अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये क्रूशल है कि इनिशियल स्टेज पे रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस परफॉर्म हो, जिसके हम फायदे आगे इंशाल्लाह ताला जाकर डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने का शुरू में ही रिस्क मैनेजमेंट से पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने का पर्पस ये होता है कि जो पूरी टीम है जो इन्वॉल्व है, जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो तमाम एक ही पॉइंट पर, एक ही मुद्दे पर जमा हो जाते हैं। तो वन पॉइंट एजेंडा फराहम करता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। तो ऑब्जेक्टिव की जो इंपॉर्टेंस है वो इस बात से बहुत ही वाजे हो जाती है। ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले हमें हमें एक पॉइंट को, एक टॉपिक को समझना जरूरी है और वो ये कि ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल हवा में सेट नहीं होते, बल्कि ऑब्जेक्टिव को सेट करने का भी एक खास तरीका है। यानी ऑब्जेक्टिव मैं कोई भी रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर सकता, बल्कि ऑब्जेक्टिव को मैं एक खास प्रोसेस से गुजार कर सेट जब करूंगा तो वो ऑब्जेक्टिव प्रॉपर ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। और वो टॉपिक और वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि ऑब्जेक्टिव्स को स्मार्ट सेट करना। अब ये स्मार्ट बिल्कुल वैसा नहीं है कि आपने टाई पहना देनी है ऑब्जेक्टिव को, बल्कि स्मार्ट से मुराद है कि जो भी आपके ये बेसिकली एक्रोनियम है। इससे मुराद ये है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हों वो एस यानी स्पेसिफिक हों, एम यानी मेजरेबल हो, उनको मेजर किया जा सके ड्यूरेशन के एंड पे। ए वो एप्लीकेबल हो, यानी जो आप काम करने जा रहे हैं उससे वो एप्लीकेबिलिटी उनकी मिलती हो। नेक्स्ट जो है वो है आर। आर मतलब है कि रियलिस्टिक हो, हम कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट ना करें जिनका पूरा करना पॉसिबल ना हो। तो ये बहुत जरूरी है कि रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट हो। और जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है टाइम बाउंड। यानी ऑब्जेक्टिव ऐसे नहीं होते कि आपने सेट कर लिया और उसका कोई टाइम नहीं दिया कि आपने उसको कब खत्म करना है। तो ऑब्जेक्टिव को टाइम बाउंड होना बहुत जरूरी है। दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी हुई हैं ऑब्जेक्टिव सेट करने की। तो पहली एग्जांपल पे अगर हम गौर करें तो उस वो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू रिड्यूस मेजर इलेक्ट्रोक्यूशन एक्सीडेंट्स इन 2020 बाय 40% एज कंपेयर टू 2019। और सेकंड ऑब्जेक्टिव इसी को हमने सेट किया, वो है टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस इलेक्ट्रोक्यूशन एक्सीडेंट। इन दो ऑब्जेक्टिव्स में अगर गौर करें तो हमें अंदाजा होता है कि जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही जनरल है। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करने, कितने भाई रिड्यूस करने हैं और कब तक रिड्यूस करने हैं, तो ना ये स्पेसिफिक है और ना ये मेजरेबल है। तो ऑब्जेक्टिव हमेशा स्मार्ट की अगर हम उसके ऊपर प्रोसेस से गुजारें तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो बिल्कुल स्मार्ट हो सकता है कि मेजर इलेक्ट्रोक्यूशन एक्सीडेंट्स रिड्यूस करने, कब तक? 2020 तक करने। यानी 2021 में तक हमें नहीं ले जा सकते हम। 20 तक हमारे अगर टारगेट पूरा हो गया तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। और कितने रिड्यूस करने? तो भाई ये भी लिखा हुआ है कि 40% रिड्यूस करने एज कम्पेयर टू 2019। तो ये जो पहले ऑब्जेक्टिव की एग्जांपल है ये हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव सेट हुआ हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव जो भी आप इस तरह शेयर शुरू में सेट कर रहे हैं किसी भी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए, तो ऑब्जेक्टिव आपका स्मार्ट होना चाहिए।
कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव देखने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है नेक्स्ट जो पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, वो है रिस्क को आइडेंटिफाई करना। देखिए, एक बात तो तय है कि कोई कितना भी बड़ा एक्सपर्ट क्यों ना हो जाए, कोई कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो जाए, उसके लिए तमाम रिस्क को किसी भी प्रोजेक्ट के फोरसी करना ये तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि फ्यूचर का नहीं पता कि फ्यूचर किस तरह की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि हमारे पास एक फ्रेमवर्क हो, जिस फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें। तो देखते हैं वो फ्रेमवर्क क्या है। दोस्तों, इस फ्रेमवर्क को हम पेस्टल के नाम से जाते हैं, PESTLE। ये पेस्टल फ्रेमवर्क ऐसा है कि अगर इसको दिमाग में रखते हुए, इसको सामने रखते हुए हम अपने रिस्क को आइडेंटिफाई करें, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि हम मेजॉरिटी बल्कि मैक्सिमम रिस्क, और हो सकता है तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाए। ये पेस्टल का एक्रोनियम जो है ये क्या शो करता है, इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। पेस्टल का जो पी है वो शो करता है कि आप सबसे पहले अपने पॉलिटिकल जो रिस्क हैं उनको आइडेंटिफाई करें। पॉलिटिकल रिस्क में क्या हो सकता है कि भाई आपकी जहां पर आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का कितना चांस है। तो इस चीज को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये आपका पॉलिटिकल रिस्क कहलाएगा। इसी तरह किसी जगह आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वहां पर उसको क्या कोई टैक्सेशन सिस्टम लग सकता है, उसमें कोई एडिशनल कॉस्ट टैक्सेशन की मद में आ सकती है। या एडिशनल कॉस्ट ना भी सही तो आज जो मैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आज उसके ऊपर क्या क्या टैक्स अप्लाई हो सकते हैं। तो ये मेरे वो रिस्क होंगे जो कि पॉलिटिकल कहलाएंगे। सेकंड है ई, इकोनॉमिक, यानी वो रिस्क जो कोई इकोनॉमिक वैल्यू रखते हो। यानी मेरे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितनी है। अगर मैं कोई चीज बाहर से मंगवा रहा हूँ किसी बाहर मुल्क से, तो मुझे एक्सचेंज रेट क्या पड़ेगा, और मेरे इन्फ्लेशन के रेट्स क्या चल रहे हैं। तो अगर मैं इन तमाम चीजों को भी जहन में रखूं तो मैं अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड फाइनेंशियल जितने भी रिस्क हैं वो तमाम को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। थर्ड में हम चलते हैं सोशल। सोशल रिस्क क्या है, जहां पर भी आप अपना प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसकी कल्चरल वैल्यूज कुछ होती हैं। हर जगह की कल्चरल वैल्यूज डिफरेंट होती हैं। जो कल्चरल वैल्यूज आपको कराची में मिलेंगी शायद वो किसी पंजाब के या सिंध के गांव में ना मिले। तो हमें जरूरी है इस बात को समझना कि हमने सोशल रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए हम कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखें। इसके साथ साथ सोशल रिस्क में आपके डेमोग्राफिक्स और साइकोग्राफिक्स भी आते हैं। डेमोग्राफिक्स से मुराद ये होती है कि वो प्रोजेक्ट किसी पथरीली जमीन पर हो रहा है, किसी हिली एरिया में हो रहा है, या फिर सी साइड के ऊपर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये उसके डेमोग्राफिक से रिलेटेड रिस्क होते हैं। सिमिलरली साइकोग्राफिक रिस्क क्या होते हैं कि जिस माहौल में आप प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वहां पर लोग जो रहते हैं उनकी साइकोलॉजी किस तरह की है, वो किस तरह सोचते हैं, किन चीजों को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये सारे साइकोग्राफिक्स रिस्क आते हैं। सोशल रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल रिस्क। ये टेक्नोलॉजिकल रिस्क वो है जो कि आम तौर पे हम रिस्क को असेस करते हुए, रिस्क असेसमेंट करते हुए, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अप्लाई कर रहे होते हैं। लेकिन मसला ये आता है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजिकल रिस्क तक ही रहते हैं और आगे जो रिस्क और हो सकते हैं उनको हम फोर्सी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल रिस्क बहुत ही क्लियर है, ये हर प्रोजेक्ट के लिहाज से डिफरेंट रिस्क होते हैं, तो इनको भी देखना चाहिए। अगला है लीगल, एल फॉर लीगल। लीगल से मुराद है कि रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट्स, आपके मुल्क का कोई कानून। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज के ऊपर नेपरा एक रेगुलेटरी है जिसके रूल्स अप्लाई होते हैं। तो मैं कोई भी प्रोजेक्ट केई में अगर लेके चलूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं नेपरा की रेगुलेशंस देख लूं। और भी इस तरह के कोई एक्ट्स या लॉज हैं तो उनको भी मैं लीगल रिस्क में ही कैटर करूंगा। ई जो पेस्टल एक्रोनियम का है वो है इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल ये कि जब मैं कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि जिस मौसम में वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसी मौसम में वो खत्म भी हो जाए। तो जरूरी है कि मैं जो भी एडवर्स इफेक्ट है वेदर के वो तमाम वो देख लूं। और इसी तरह अगर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के बाद कोई ग्रीन हाउस गैसेस ने अगर इमिट होना है मेरे प्रोजेक्ट से, तो ग्रीन हाउस प्रोडक्ट मैं शुरू से यूज कर लूंगा अगर मुझे इसका पता होगा। तो ये तमाम वो रिस्क आ जाएंगे जो इन्वायरमेंटल रिस्क हैं। तो आप अगर देखें, गौर करें तो पेस्टल एक्रोनियम को, पेस्टल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए हम तकरीबन तमाम रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सिर्फ एक फ्रेमवर्क हमें तमाम रिस्क की इंफॉर्मेशन बाहम पहुंचा सकता है। किस तरह और पहुंचाएगा उसको हम डिटेल में और देखेंगे। तो आपने कॉन्टेक्स्ट और ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद आपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट आपका
जो टॉपिक है, बल्कि सॉरी, रिस्क आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क को ही हम और कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ये है वो ये है कि जब रिस्क आइडेंटिफाई हम करते हैं तो हमें रिस्क को प्रॉपरली लिखना चाहिए। मिसाल के तौर पर दो रिस्क आपके सामने लिखे हुए हैं, एक है कोलैप्सिंग वॉल्स और इसी रिस्क को आगे लिखा हुआ है कि कोलैप्सिंग वॉल्स कैन कॉज पॉसिबल इंजरी एंड डिले इन प्रोजेक्ट। तो ये दोनों बेसिकली रिस्क ही हैं जो कि आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि पहले वाला बहुत ही जनरल है, जबकि दूसरे वाले में हमने रिस्क का जो कॉज और इफेक्ट है वो दोनों बताया हुआ है। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए, लिखते हुए हम कॉज और इफेक्ट दोनों चीजों को शो करें। इसके अलावा रिस्क की आइडेंटिफिकेशन में जरूरी है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स उस प्रोजेक्ट से अफेक्ट हो सकते हैं, उन तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह जमा किया जाए और उनसे भी मशवरा लिया जाए कि इस प्रोजेक्ट में वो क्या सोचते हैं कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं। एक टेक्निक यूज करते हैं रिस्क आइडेंटिफिकेशन की, वो है डेल्फी टेक्निक कहलाती है। उसमें तरीका ये होता है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को या रिस्क मैनेजमेंट करने वाले लोगों को एक साथ बिठाया जाता है और उन सबको एक एक पर्चा और एक एक पेन देके बोला जाता है कि अपने अपने तौर पे जो भी रिस्क है वो आइडेंटिफाई कर लो। जब सब लोग अपने अपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ये पर्चे ऑल्टरनेट लोगों में रोटेट कर दिए जाते हैं। यानी अब मेरा पर्चा मेरे साथ वाले के पास है, मेरे साथ वाले का पर्चा किसी दूसरे के पास है। तो इससे क्या होता है कि जब आपके पास अपने रिस्क आइडेंटिफाई हो गए और आपने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया और अब आपके पास जो पर्चा आया है उसमें किसी दूसरे के आइडेंटिफाई किए हुए रिस्क हैं, तो इससे क्या होता है कि मैं उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग मेरी होती है और इस तरह मैक्सिमम रिस्क हम इकट्ठे कर सकते हैं। अगला जो तरीका है रिस्क को आइडेंटिफाई करने का वो है एक्सपर्ट एडवाइस, कि कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन जब आप करने जा रहे हैं तो देखें कि इससे पहले क्या वो प्रोजेक्ट हो चुका है, किसी ने किया है। अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, हम उससे उसकी एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं कि भाई आप अपनी हिंट साइड में बताएं कि आपको क्या क्या रुकावटें और रिस्क से इनकाउंटर करना पड़ा। आइडेंटिफाई रिस्क करने के बाद अब आपके पास जो टॉपिक आता है वो है रिस्क को असेस करना। रिस्क असेस करने का तरीका ये है कि हमने जैसे बात की थी कि रिस्क क्या होता है, ये है लाइक्लीहुड, किसी भी अकरेंस, किसी भी हैजर्डस इवेंट की जो अकरेंस है उसका लाइक्लीहुड क्या है, वो रिस्क है। लेकिन जब आप इस लाइक्लीहुड के साथ साथ उसकी सिवियरिटी भी इंक्लूड कर देते हैं तो रिस्क बेसिकली लाइक्लीहुड और सिवियरिटी मिलकर ये अब रिस्क नहीं बल्कि रिस्क असेसमेंट बन जाता है। तो रिस्क को असेस करते हुए हमारे हमारे लिए जरूरी है कि हम हर रिस्क का जो हमने पेस्टल फ्रेमवर्क में आइडेंटिफाई किए हैं उसमें आइडेंटिफाई किए हुए हर रिस्क की हम सिवियरिटी और लाइक्लीहुड को निकालें कि कितनी लाइक्लीहुड है और कितनी सिवियरिटी है। देखिए रिस्क असेसमेंट का पर्पस तीन तरीके से हम अचीव करते हैं, तीन पर्पस है बेसिकली रिस्क असेसमेंट के। नंबर वन ये कि जो हमारे नेगेटिव रिस्क हैं उनको हम रिड्यूस कर सकें। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर निगलेक्ट हो जाता है वो ये है कि पॉजिटिव रिस्क। अब पॉजिटिव रिस्क क्या होते हैं, तो भाई पॉजिटिव रिस्क को हम अपॉर्चुनिटीज भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक जगह प्रोजेक्ट करने जा रहा हूं और वहां पर मुझे इस बात का रिस्क है कि वहां के लोग इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे, तो मैं उनके लिए कोई CSR एक्टिविटी, उनके लिए कोई ऐसी एक्टिविटी कर सकता हूँ जो कि कम्युनिटी को फायदा पहुंचाए। इससे क्या होगा कि वो लोग जो मुझे प्रोजेक्ट की राह में रुकावट बनते हुए नजर आ रहे थे अब वो मेरे साथ हो जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये अब जो वो लोग हमारे साथ हो गए हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट के ऊपर, तो अब ये मेरे लिए नेगेटिव नहीं बल्कि ये पॉजिटिव रिस्क है और इस पॉजिटिव रिस्क का मुझे लेवरेज लेना चाहिए, इसको इम्प्रूव करना चाहिए और इसको हम अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं। तीसरा इसका जो पर्पस होता है रिस्क असेसमेंट का वो ये होता है कि वो रिस्क जिनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता तो उनके बारे में वेल इन्फॉर्म हुआ जाए। ये वो टेम्पलेट है जो कि हम रिस्क असेसमेंट में यूज कर सकते हैं। इसमें अगर आप गौर से देखें तो नीचे आपका इम्पैक्ट लिखा हुआ है, रिस्क असेसमेंट में कितनी सिवियरिटी है, सिवियरिटी और इम्पैक्ट एक ही बात है। और यहाँ पर लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि रेयर प्रोबेबिलिटी है, अनलाइकली है, पॉसिबल है अकरेंस, लाइकली टू अकर है या ऑलमोस्ट सर्टेन है कि होगा ही होगा। इसी तरह अगर ये इवेंट हो जाएगा तो क्या उसका जो इम्पैक्ट और सिवियरिटी क्या नेग्लिजिबल होगी, माइनर होगी, मॉडरेट नेचर की होगी, सिवियर होगी बहुत ज्यादा, या कैटास्ट्रोफिक होगी यानी जानलेवा साबित होगी, फैटल साबित होगी। तो ये इस चार्ट में अब हमने क्या करना है, अपने आइडेंटिफाई किए हुए रिस्क को प्लॉट करना है। तो मैंने एक जो रिस्क अपने पेस्टल फ्रेमवर्क को यूज करते हुए निकाला था, अब मैं उस रिस्क को क्वालिटेटिवली मेजर करूंगा। देखिए रिस्क असेसमेंट क्वालिटेटिव प्रोसेस है, इसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे पर्सन टू पर्सन हो सकता है। तो अब मैंने क्वालिटेटिवली इसको आइडेंटिफाई करना है और देखना है कि लेट्स सपोज मेरे पास रिस्क नंबर ए है, रिस्क नंबर वन है।
रिस्क नंबर 1 में मैं देखता हूँ कि यार इसका जो लाइक्लीहुड है होने का, इस एक्सीडेंट का, इसका हैजर्ड का रिस्क, वो है लाइकली टू अगर, यानी बहुत ज्यादा चांस है कि वो हो जाएगा, इसका नुकसान होगा। और अगर मैं देखूं कि अगर ये हो गया तो इसकी सिवियरिटी क्या होगी, और मैं इससे ही अंदाजा लगाऊं कि यार ये हुआ तो बहुत ही सिवियर भी होगा, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, कोई माजूरी भी हो सकती है। तो अब मैंने जब सिवियरिटी और यहाँ पर और सिवियरिटी के साथ लाइक्लीहुड, इन दोनों को कंपेयर किया, तो ये जो रेड बॉक्स है, मेरा जो रिस्क है वो यहाँ पर मेंशन हो जाना चाहिए। और ये रेड बॉक्स इंडिकेट इस बात को कर रहा है कि ये जो मेरा रिस्क है ये बहुत ही सिवियर है और इसके ऊपर मुझे कुछ ना कुछ डिसीजंस, कंट्रोल्स लेने पड़ेंगे। इन जो कि नेग्लिजिबल और माइनर मॉडरेट जो लिखा हुआ है, इसको हम नंबर्स भी दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नंबर 1 दे सकता हूँ, 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5। तो ऐसा इवेंट जो कि लाइकली टू अगर हो तो उसका नंबर होगा 4, और उसकी सिवियरिटी अगर बहुत सिवियर हो तो उसका भी नंबर होगा 4। तो 4 और 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी क्रॉस प्रोडक्ट जो हमारा आएगा वो आएगा 16, और इस 16 को हम नंबर के तौर पे भी असाइन कर सकते हैं अपने रिस्क को। तो ये एक टेम्पलेट है जिसको हम रिस्क असेसमेंट के लिए यूज करेंगे, और तमाम रिस्क इसी तरह अपने प्लॉट कर लेंगे। रिस्क को प्लॉट करने के बाद अब इनके कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक मेरा रिस्क आया जो कि यहाँ पर आया, तो जो रेड पोर्शन है, तो जरूरी है कि इस रिस्क का कंट्रोल मैं जरूर लगाऊं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस, जो उसका नंबर है वो 16 तक पहुंच गया। इसका मतलब है ये बहुत ही डेंजरस मेरे लिए रिस्क हो सकता है, या एक्टिविटी बहुत खतरनाक हो सकती है। तो 16 जिस चीज का भी रिस्क होगा, रिस्क जिसकी भी वैल्यू जो है रिस्क की वो 16 होगी, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर कोई ना कोई कंट्रोल अप्लाई करूं। कंट्रोल्स किस टाइप के होते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हो सकता है रिस्क असेसमेंट के नतीजे में मेरे पास कोई रिस्क आए जो कि इस पोर्शन पे है, 1 into 1 रेयर एंड नेग्लिजिबल विच इज इक्वल टू ओनली 1। तो हो सकता है कि ये मेरे लिए क्या रिस्क हो, ये बहुत ही ऐसा रिस्क हो जिसको मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, और इसके होते हुए भी मैं अपने काम को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने अपने तमाम रिस्क को प्लॉट कर लिया इस चार्ट पर, तो अब मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन सा ऐसा रिस्क है जिसके ऊपर मुझे कंट्रोल लगाने हैं, और कौन सा ऐसा रिस्क है जिसको मैं इजीली बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगला टॉपिक जो हमारा आता है, जो प्रोसेस आता है रिस्क, जो हमने पहले बात की कि रिस्क को हमने असेस कर लिया। अब जब रिस्क असेस कर लिया तो अब हमने रिस्क का रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स देने के बेसिकली 4 तरीके हैं। ये बहुत मुख्तलिफ तरीकों से लोग एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेरी जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ही प्रिसाइज है और आपको तमाम तरीके की कंट्रोल्स दे देगी। रिस्पॉन्स रिस्क का कैसे करते हैं? पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हम रिस्क को ट्रीट करें, यानी ट्रीट करें कंट्रोल्स लगाकर। सेकेंड, रिस्क का जो मेरा रिस्पॉन्स होता है ना, वो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे रिस्क होंगे जिनको मुझे जो मेरे लिए बहुत नेग्लिजिबल होंगे, तो मैं उनको क्या करूंगा, रिस्क को टेक कर लूंगा, अपने पास ले लूंगा, जैसा भी हमने पिछले एग्जाम्पल में 1 into 1 वाले रिस्क के बारे में देखा। कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिनको मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेट और ट्रीट में क्या फर्क है। देखिए, ट्रीट का मतलब है कि मैंने पूरे रिस्क को क्या कर दिया, कंट्रोल लगाकर कंट्रोल कर दिया। जबकि टर्मिनेट का मतलब ये है कि मैंने जो रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उसके कुछ पोर्शन को मैंने कंट्रोल किया है, जबकि कुछ पोर्शन उसका अभी भी बाकी है। तो ऐसा कंट्रोल लगा जब मैं लगाऊंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने रिस्क को क्या किया, टर्मिनेट किया है, रोका है एक लेवल लगाकर। एक हमारा रिस्क रिस्पॉन्स का तरीका होता है ट्रांसफर, यानी वो रिस्क जिनके ऊपर हम खुद कुछ नहीं कर सकते किसी भी बैरियर की वजह से, किसी भी हिंड्रेंस की वजह से, तो हम रिस्क को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर से मुराद ये होती है कि मैं कोई थर्ड पार्टी हायर कर लूं जो कि ज्यादा केपेबल हो उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने में और उस रिस्क को कंट्रोल करने में। तो मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूँ अपने रिस्क को। तो ये ट्रीट, टेक, टर्मिनेट और ट्रांसफर, ये 4 वो तरीके हैं जिससे मैं अपने रिस्क को रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, और इसी को हम रिस्क रिस्पॉन्स कहते हैं। आखिरी हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पूरे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस का, कि हम अपने रिस्क को कम्युनिकेट करें। जो भी हमारी रिस्क असेसमेंट निकल कर आई है, फाइनल प्रोडक्ट जो टेम्पलेट में आया है, उसको हम तमाम लोगों से कम्युनिकेट करें। किस तरह? पहला तरीका है कि एक रिस्क रजिस्टर बनाएं जिसमें तमाम एक्टिविटीज के रिस्क असेसमेंट लिखें। और तरीके इसके अलावा मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के ये हो सकते हैं कि हम रेगुलर मीटिंग्स रखें, और रेगुलर मीटिंग में अपने स्टेक होल्डर्स को रिस्क से आगाह करें। न्यूज लेटर्स जो होते हैं वो अपनी कंपनी वाइड या अपने डिपार्टमेंट वाइज सर्कुलेट करें ताकि रिस्क के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके। ईमेल्स, फोर्टनाइटली मीटिंग्स, टेली कॉन्फ्रेंसेज, ये तमाम वो मोड्स हैं कम्युनिकेशन के जो हम रिस्क असेसमेंट की जो फाइनल रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर सकते हैं।
तो ये रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और इंशाल्लाह ताला इस रिस्क मैनेजमेंट पे हम और भी कुछ वीडियोस करेंगे जिसमें हम कंट्रोल्स पे बात करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही और इंशाल्लाह ताला आप लोगों से उम्मीद है कि चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।